हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज 2 जून को लेके आया हूं आज की करंट अफेयर्स। देखिएगा, आज की करंट अफेयर्स में हम पढ़ने वाले हैं 2 जून से जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में चर्चा करने के बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको हर दिन कहता हूं कि इसके पीडीएफ के लिए आप ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, साथ साथ में ज्ञानकोश ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको सबके पीडीएफ मिलते रहें। और कल मैंने इन सभी ग्रुपों में पूरी मई जून का जो पीडीएफ था, पूरे महीने का पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दिया है, अप्रैल और मई दोनों महीने का। अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया है तो यहां से जाकर के आप किसी भी लिंक से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज है 2 जून और 2 जून का जो करंट अफेयर है, सबसे पहले उसके दिवस की बात करेंगे। तो कौन सा दिवस है आज? आज है 2 जून और आज का जो दिवस है यह है कि अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस। अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस जो है वो है आज। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब करी गई थी। तो 1976 में अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस की शुरुआत करी गई थी। अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 1975 में 76 में तो शुरू किया गया था, लेकिन 2 जून 1975 को 100 से अधिक सेक्स वर्कर्स ने उनकी अमानवीय कार्य स्थितियों को देखते हुए उनकी अमानवीय कार्य स्थितियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लियोन स्थान है जहां के चर्च सेंटर निजेर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसलिए उसके बाद ही अगले वर्ष से ही ये दिवस जो मनाने लगा था। बात करता हूं मैं आपसे कि उद्देश्य क्या है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी स्थिति को बेहतर करना, उनकी स्थिति में सुधार करना है इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेता हूं एक और कि यहीं से देखिएगा, सेक्स वर्कर्स दिवस से संबंधित या मिलता जुलता ही एक दिवस और भी आता है। कौन सा दिवस आता है? वो है कि यौन श्रमिकों के खिलाफ हिंसा के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो ये आता है आपका 17 दिसंबर को, ठीक है। ये जानकारी मैंने आपको दी है। उसके बाद बात करते हैं एक एक करके करंट अफेयर्स। तो देखिएगा, सबसे पहली करंट अफेयर्स तो आप लोगों के लिए है कि युद्ध खेल स्टीडफास्ट डिफेंडर 2021 जो है ये आयोजित करने की घोषणा करी गई। तो ये आयोजित करने की जो घोषणा करी गई है ये किसके द्वारा घोषणा करी गई? तो ये जो घोषणा करी गई है ये करी गई है, बताइएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से किसके द्वारा घोषणा करी गई? तो ये घोषणा करी गई है नाटो के द्वारा, NATO नाटो के द्वारा अब इस स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 को आयोजित करने की घोषणा करी गई है। बात कर लेते हैं इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में कि बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नाटो की अगर हम फुल फॉर्म पढ़ना चाहें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो है इसकी फुल फॉर्म। बात करता हूं इसके बाद में कि इसका उद्देश्य क्या है। जो ये स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 आयोजित किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिएगा कि नाटो के सदस्य देश, जितने भी सदस्य देश हैं जो कि नाटो के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के बीच में तनाव को समाप्त करना, उन सब के बीच में सामंजस्य को स्थापित करना, उन सब के बीच में तालमेल को स्थापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि नाटो के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं अब उनमें बिखराव हो चुका है, अब उनमें बहुत ज्यादा सामंजस्य की भावना नहीं रही है, इसलिए इसको आयोजित किया जा रहा है। बात कर लेता हूं कि इसका आयोजन जो है वो मुख्य रूप से 3 देशों में किया जाएगा। कौन कौन से? जर्मनी, पुर्तगाल और रोमानिया। जर्मनी, दूसरा पुर्तगाल और तीसरा है रोमानिया। इन 3 देशों में इसका मुख्य रूप से आयोजन किया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इस अभ्यास में 20 से अधिक नाटो सहयोगी देश, तो ये बात भी आपको जानने को मिली कि नाटो सहयोगी जो देश है 20 से अधिक नाटो सहयोगी देश शामिल होंगे और उन 20 से अधिक देशों के 9000 से अधिक जो सैनिक है वो इसमें भाग लेंगे। तो आसान सी बात थी जो कि मैंने आपके सामने रखी है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, देखिएगा, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो के बारे में, क्योंकि नाटो के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो नाटो के बारे में पढ़ना चाहूं तो सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हुई इसकी फुल फॉर्म। अब यह 30 यूरोपीय देश
और उत्तर अमेरिकी देशों के बीच एक सरकारी सैन्य संगठन है, सरकारी सैन्य गठबंधन है। और इन सभी देशों ने मिलकर के ये हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, सहमति जताई थी कि हमारे खिलाफ अगर कोई देश होगा, हमारे साथ अगर कोई लड़ाई करेगा, तो हम सारे के सारे देश मिलकर के उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ऐसा इन्होंने समझौता कर रखा है, ठीक है। तो ये आते हैं नाटो के अंतर्गत, ये सारे जो देश है ये नाटो के अंतर्गत आ जाते हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि यह जो देश है ये बाहरी पक्ष द्वारा किए गए हमले के जवाब में आपसी रक्षा के, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि आपसी रक्षा के लिए सहमत है, कि मतलब कि यदि कोई बाहर का देश हमारे साथ युद्ध करेगा, अगर एक के साथ युद्ध करेगा, तो हम सारे के सारे उसके साथ, उसके खिलाफ होकर के युद्ध करेंगे। बात कर लेता हूं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका ब्रुसेल्स जो कि कहां पर है, बेल्जियम में है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और महासचिव कौन है, या मैं आपसे सिंपल सी कहूं कि इसके डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो जेस स्टोलनबर्ग जो है वे नाटो के वर्तमान में कौन है, महासचिव है। तो ये सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं, पहले प्रश्न की बातें सारी खत्म, तो अब दूसरा प्रश्न शुरू कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि नौसैन्य अभ्यास बिंगो सागर का दूसरा संस्करण जो है ये शुरू किया गया। अभी हम बात करते हैं कि इसका दूसरा प्रश्न नहीं है, बल्कि मैंने आपसे बता रहा हूं कि जो हमने सैन्य अभ्यास पढ़ा है उसके बाद में 3 सैन्य अभ्यास और मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कौन सा है कि बिंगो सागर सैन्य अभ्यास किस के बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में हुआ था। कहां हुआ था, बंगाल की खाड़ी में हुआ था। सबसे पहले तो इसके बारे में। दूसरा सैन्य अभ्यास और जान लीजिएगा, दूसरा कौन सा है कि सागर कवच अभ्यास कब से कब हुआ था, 7 से 8 अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। भारत नौसेना और तटरक्षक बल के बीच में आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या था कि जो समुद्री खतरे होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उन सभी से निपटना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में बात करता हूं कि स्लिनेक्स 20, तीसरा जो सैन्य अभ्यास की बात कर रहा हूं कि स्लिनेक्स 20 एक नौसैन्य अभ्यास था जो कि 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया था, जो कि त्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित किया गया था। और एक बात कि ये था इसका 8वां संस्करण था स्लिनेक्स 2020 नौसैन्य अभ्यास का। तो ये पहला अभ्यास बताया था, उससे साथ साथ संबंधित मैंने 3 अभ्यास और भी आपको बता दी है। तो इस प्रकार से हमने रिलेटेड प्रश्नों की जानकारियां और भी पढ़ ली है। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिएगा कि भारत का पहला क्रिप्टो आधारित उधार मंच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्रिप्टो आधारित ये जो उधार मंच है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है किसके द्वारा ये क्रिप्टो आधारित उधार मंच है ये लॉन्च किया गया है। तो देखिएगा यहां से मैं आपसे बता देता हूं कि जैब पे के द्वारा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि जैब पे के द्वारा अब ये क्रिप्टो आधारित उधार मंच जो है वो शुरू किया गया। बात कर लेता हूं पहले मैं थोड़ी सी इन ऑप्शंस के बारे में। तो देखिएगा फोन पे की अगर मैं बात करूं तो 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी, और इसके संस्थापक और सीईओ की बात करूं तो समीर निगम जो हैं वे इसके फोन पे के सीईओ और संस्थापक है। बात कर लेते हैं गूगल पे की। गूगल पे 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन गूगल पे के बारे में समझिए कि जो गूगल पे है ये किसके अधीन कंपनी है, किसके अधीन शाखा है, तो ये गूगल के अधीन शाखा है। और गूगल के अगर सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचई जो है वे गूगल के सीईओ हैं। बात कर लेता हूं पेटीएम, स्थापना कब हुई थी, 2010 में। सीईओ कौन है, विजय शंकर शर्मा। विजय शंकर शर्मा जो है वे पेटीएम के वर्तमान में कौन है, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो ये तो हमने ऑप्शन से पढ़ा है, लेकिन देखिएगा बात करता हूं ऑप्शन की नहीं, अब व्याख्या की बात करते हैं कि जो भारत का पहला क्रिप्टो आधारित मंच था वो जैब पे के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसके बारे में बात करता है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये एक्सचेंज के तहत ये भारत का पहला ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म है। यानी कि अगर बात करी जाए कि भारत देश का क्रिप्टो आधारित ऋण देने का पहला मंच कौन सा है, तो कौन सा है, जैब पे है इसका नाम, ठीक है। बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा क्या होगा कि बिटकॉइन पर 3%, ईथर 7%, टीथर
12% और दाई टोकन इन पर 7% रिटर्न का समर्थन करता है। यानी कि अगर ये सारे के सारे जो है, ये बिटकॉइन हुआ, ईथर हुआ, टीथर हुआ, या ये आपका दाई टोकन हुआ, ये सारे के सारे आभासी मंच होते हैं, आभासी करेंसी होती है। ये वास्तविक करेंसी नहीं होती है, बल्कि डिजिटल कहें इसे या फिर आभासी मुद्रा कहते हैं, इनको समझ में आए। और आभासी प्रश्न से एक बात और भी आएगा कि आभासी अगर आपसे करेंसी पूछी जाएगी तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि सबसे पहली आभासी करेंसी कौन सी थी। तो देखिएगा, सबसे पहली जो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, जो कब शुरू करी गई थी, 2009 में शुरू करी गई थी। और अगर आपसे बात करी जाए कि किसके द्वारा शुरू करी गई थी, तो 2009 में बिटकॉइन को सतोशी नाकामोतो के द्वारा शुरू किया गया था। ये पहली आभासी मुद्रा होती है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे। अब देखिएगा कि जैव पे के द्वारा शुरू करी गई है। तो जैव पे के द्वारा बात करते हैं जैव पे के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में हुई थी। वैश्विक मुख्यालय कहां पर है इसका, सिंगापुर में है। बात कर लेते हैं भारत में मुख्यालय कहां पे है, तो गुजरात अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। और अगर मैं बात करूं इसके सीईओ की, तो इसके सीईओ है राहुल पगडीपति। राहुल पगडीपति जो है वे इसके सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। तो ये सारी जानकारियां हमें इस प्रश्न से मिल जाती है। इस प्रश्न के बाद में बात करते हैं तीसरे प्रश्न के। तीसरा प्रश्न क्या है कि कोविड-19 के बीच में तीन ऋण योजनाएं किस बैंक के द्वारा शुरू करी गई है। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कि अब कोविड-19 के बीच में 3 ऋण योजनाएं जो है वो शुरू करी है। तो कौन सा ऐसा बैंक है, देखिएगा कौन सा ऐसा बैंक है। तो ऐसा बैंक कौन सा है, तो यहां से समझना है कि यहां से बैंक है केनरा बैंक। केनरा बैंक ऐसा बैंक बना है जिसने कि 3 ऋण से संबंधित जो योजनाएं हैं वो शुरू करी है। बात करेंगे इसके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले तो ऑप्शन विजय बैंक की बात करें, स्थापना कब हुई थी, 1931 में हुई थी। और 1 अप्रैल 2019 से जो आपका विजय बैंक है इसका विलय कर दिया गया था। कहां पर, बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 1 अप्रैल 2019 को इसका विलय कर दिया गया था। उसके बाद में बात करता हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 1919 में स्थापना हुई थी, जिसके एमडी सीईओ कौन है, राज किरण राय जो है वे इसके एमडी और सीईओ है। उसके बाद में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी ना 50 में हुई थी। एमडी सीईओ की बात करें तो अशोक कुमार प्रधान। अशोक कुमार प्रधान जो है वे इसके एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। तो ये जानकारियां, तो ये तो प्रश्न से हमें अतिरिक्त जानकारियां मिल जाती है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं आपसे कि कोविड-19 के बीच में जो 3 ऋण योजनाएं शुरू करी गई, केनरा बैंक के द्वारा शुरू करी गई। सबसे पहली आपकी आती है चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट सुविधा। इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत जो भी चिकित्सा से संबंधित संस्थान है, जैसे हॉस्पिटल है, आपकी लैब है, आपकी जितने भी जो कि चिकित्सा से संबंधित है, उन सभी को 10 लाख से 50 करोड़ तक का जो ऋण है वो प्रदान किया जाएगा, पहली योजना। दूसरी योजना क्या है कि जीवन रेखा हेल्थ बिजनेस लोन। जीवन रेखा हेल्थ बिजनेस लोन, इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो चिकित्सा से संबंधित उत्पाद है, जैसे दवाई हुई, सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, कुछ भी जो चिकित्सा से संबंधित है, उनके निर्माण के लिए और उनकी आपूर्ति के लिए कम ब्याज पर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 2 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में देख लीजिएगा तीसरी कौन सी है कि सुरक्षा व्यक्तिगत ऋण योजना। सुरक्षा व्यक्तिगत ऋण योजना बात करता हूं कि इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत जो कोरोना वायरस उपचार के लिए 25,000 से लेकर के, यदि कोई व्यक्ति कोरोना पीड़ित हो जाता है तो उसे 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का तत्काल ऋण प्रदान किया जाएगा। तत्काल ऋण जो है, तत्काल लोन जो है वो उन्हें कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे। उसके बाद में देखिएगा, क्योंकि ये जो है वो केनरा बैंक के द्वारा शुरू करी गई है, केनरा बैंक के द्वारा शुरू करी गई। तो केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। एमडी सीईओ कौन है, एलवी प्रभाकर है। टैगलाइन क्या है, टुगेदर वी कैन है। और एक बात और के सिंडिकेट बैंक जो है, सिंडिकेट बैंक को 2020 में
केनरा बैंक में सम्मिलित कर लिया गया था, यानी कि जो सिंडिकेट बैंक होता था पहले, अब इसको 2020 में ही केनरा बैंक में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि मैंने आपको इस प्रश्न से दी है। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद समझना क्या है, प्रश्न नंबर 4 आता है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्यिक पुरस्कार 2021, अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्यिक पुरस्कार जो 2021 का है, ये इसके विजेता कौन बनी है, इसकी विजेता कौन बनी है। तो देखिएगा इसकी विजेता कौन बनी है, पहला इसके बारे में समझिएगा। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसमें से वैलेरिया लुसेली जो है वे अब इसकी विजेता बनी है, और इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। 4 ऑप्शन है, चारों ही विजेता है, लेकिन किसकी है, तो देखिएगा लुईस ग्लूक जो है वे अमेरिका की है, और 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। दूसरी है स्वेतलाना अलेक्सीयेविच, कहां की है, बेलारूस की है, 2015 का उन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। उसके बाद में गैब्रिएला मिस्ट्रल 1945 में उन्हें चिली की है, जिन्हें 1945 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समझ में आई बात? अगर समझ में आई तो ये जानकारियां तो हमने विकल्पों से पढ़ी है। अब प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न के बारे में क्या है, देखिएगा कि मैक्सिको की है कौन, वैलेरिया लुसेली, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, और उनको किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो ये उनका उपन्यास रहा। मतलब कि लास्ट चिल्ड्रन आर्चिव जो है वो उस पुरस्कार के लिए वैलेरिया लुसेली को ये पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं कि ये उनका मुख्य रूप से 5वां उपन्यास था, लेकिन अगर हम बात करें कि अंग्रेजी भाषा में ये उनका कौन सा था, तो वैसे तो कुल मिलाकर के 5वां था, लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा का यह उनका पहला उपन्यास था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं उनको 2-3 पुरस्कार और भी दिए गए हैं। कौन कौन से, 2016 में उन्हें एंजिल्स टाइम्स बुक पुरस्कार, 2016 में लॉस एंजिल्स टाइम्स बुक्स पुरस्कार दिया गया। 2018 की बात करें तो अमेरिकन बुक अवार्ड दिया गया था। और एक बात और समझ लीजिएगा कि जो ये अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्यिक पुरस्कार है, इसकी घोषणा या इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1994 में करी गई थी। 1994 में इस पुरस्कार की घोषणा जो है वो करी गई थी। तो समझ में आई होगी बात। अब आइएगा मेरे साथ, आगे चलते हैं। आगे कहां है, आगे है प्रश्न नंबर 5। तो देखिएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार, ये एक और पुरस्कार आया कि WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहां से देखिएगा हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। बात कर लेते हैं इसके बारे में। एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है, भारत देश के विदेश मंत्री हैं। उसके बाद में बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री हैं, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा कौन है, केंद्रीय जनजातीय और आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा है। तो ये सारी बातें हमने प्रश्न ऑप्शन से पढ़ी। लेकिन बात करते हैं कि उन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने तंबाकू नियंत्रण में, जो तंबाकू नियंत्रण था उस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब एक बात और समझिएगा कि उन्होंने ई सिगरेट और गर्म तंबाकू, जो ई सिगरेट होती है और गर्म तंबाकू होता है, इनके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए थे। इन सभी उत्पादों के पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, इसीलिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये प्रयास उन्होंने 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। साथ में एक प्रश्न और समझ लीजिएगा, क्योंकि तंबाकू से संबंधित बातें हैं, तो यहां से एक प्रश्न और समझ लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को ये तंबाकू निषेध दिवस जो है ये मनाया जाता है। समझ में आई बात? इतनी सी बात आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में क्योंकि WHO के द्वारा दिया गया, तो WHO के बारे में वर्ल्ड हेल्थ
विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी फुल फॉर्म हुई, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में करी गई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक या अध्यक्ष का है तो टेड्रोस अधनॉम जो है, टेड्रोस अधनॉम जो है वे इसके महानिदेशक है या अध्यक्ष कह सकते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद में समझिएगा 5 प्रश्न आज बहुत जल्दी से समाप्त हो गए हैं। 5 प्रश्नों के बाद आपने देखना है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है आपका? आज का प्रश्न है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003-2020 पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक का जो सही आंसर होगा उसको आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे। और कल मैं आपको नाम का अनाउंसमेंट करता हूं। ठीक है, कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि किस राज्य ने, कौन से राज्य ने आकांक्षा पोर्टल शुरू किया है? कौन सा राज्य ऐसा है जिसने कि आकांक्षा पोर्टल शुरू किया है? कर्नाटक राज्य था। ठीक है, तो ये जानकारियां तो मैंने आपको कल के प्रश्न से संबंधित दी है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, देखिएगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि माउंट नीरागोंगा जो है ये एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, लेकिन पूछा गया ये है कि ये कौन से देश में, किस देश में ये विस्फोट हुआ है? तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, तो यहां से समझ लीजिएगा आप कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है इसमें ये विस्फोट जो है ये हुआ है। समझ में आई होगी बात? आसानी से आपको समझ में आई होगी बात। और अगर आई समझ में तो चलिए बात कर लेते हैं कि लीबिया, पहला ऑप्शन, लीबिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो लीबिया के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल हामिद दबीबे। मोरक्को के प्रधानमंत्री कौन है? साद एडिन अल ओथमानी। बात करते हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मदू बुहानी जो है वे नाइजीरिया के कौन है? राष्ट्रपति है। समझ में आई ना बात? समझ में आई बात? समझ में आई तो चलिए बात करते हैं कि माउंट नीरागोंगा जो है ये कहां पर है? तो ये विरुंगा नेशनल पार्क में स्थित है। विरुंगा नेशनल पार्क में ये स्थित है। और बात करते हैं कि यह रवांडा और युगांडा की सीमाओं पर एक ज्वालामुखी में से, अनेक ज्वालामुखी है वहां पर जो कि रवांडा और युगांडा की सीमाओं पर है, उन सभी ज्वालामुखियों में से एक है। और एक बात और समझिएगा कि इसका आखिरी बड़ा विस्फोट कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और जब ये 2002 में हुआ था तो उस समय लगभग 250 आदमियों के मारे जाने की खबर मिली थी। साथ साथ में वहां से हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया गया था। हजारों लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया गया था। समझ में आई ना बात? अगर आई तो चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कांगो गणराज्य में फटा है ज्वालामुखी। तो कांगो गणराज्य की राजधानी कहां है? ब्रेजाविल। मुद्रा कौन सी है? कांगोली फ्रैंक। प्रधानमंत्री कौन है? अनातोले कोलिनी मकोशो। और राष्ट्रपति बात करें तो डेनिस ससौ नगेसो जो है वे राष्ट्रपति है कहां के? कांगो गणराज्य के। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता चली। तो ये लिखा हुआ है कांगो द रिपब्लिक ऑफ कांगो। देख लीजिए ये कांगो गणराज्य, ये आपको मैप के द्वारा भी ये सारी बातें आपको, ये कांगो गणराज्य को है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। कांगो गणराज्य की राजधानी जो ब्रेजाविल है वो ये रही, ब्रेजाविल। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि मैप के द्वारा भी आपको पता चल जाती है। अब प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मंदिर कर्मियों को नगद सहायता देने का प्रयास किया, नगद सहायता देने की घोषणा करी है? पहला ऐसा राज्य है जिसने कि मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनकी सहायता करने की का घोषणा करी है। तो ऐसा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत देश का तमिलनाडु ऐसा राज्य रहा जिसने की ये घोषणा करी है कि जो मंदिर में पुजारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उनको भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कौन से राज्य ने? तमिलनाडु ने कर दी। तो देखिएगा इसने कहा कि 4000 रुपए की नगद सहायता करी जाएगी, साथ साथ में 10 किलो चावल। 4000 रुपए की तो नगद सहायता, साथ साथ में 10 किलो चावल भी उन्हें प्रदान किया जाएगा। और ऐसी घोषणा करने के बाद तमिलनाडु राज्य के लगभग 14,000 पुजारी और लगभग 14,000 जो कर्मचारी और पुजारी वर्ग है उनको इस का लाभ मिलेगा। इसकी घोषणा किसने करी? तो इसकी घोषणा करी है हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के प्रमुख या मंत्री पी.के. शेखर बाबू के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। तो ये सारी बातें आपके सामने आई। उसके बाद देखिएगा तमिलनाडु राज्य की कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं।
स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना कहाँ की है? तमिलनाडु की है, कि स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद ग्रामीण गांवों में शौचालय प्रदान करने के लिए योजना, महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए, महिलाओं को स्कूटी खरीदने के लिए सब्सिडी देने की योजना, वन नेशन वन कार्ड, वन राशन कार्ड योजना, ये तो हमारे केंद्र के द्वारा करी गई थी, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषणा शुरू करी गई थी। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 8 कि मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष कौन बने हैं? मैग्मा फिनकॉर्प जो है इसके अध्यक्ष कौन बने? तो देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन बने, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। मैग्मा फिनकॉर्प जो है इसके अध्यक्ष कौन बने? तो देखिएगा यहां से है आधार पूनावाला। आधार पूनावाला जो है वे अब मैग्मा फिनकॉर्प के कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। समझ में आई बात? समझ में आई तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। 4 जो है ये भी सीईओ है, कहां के? कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं, कुणाल बहल स्नैपडील के सीईओ हैं, मार्टिन के बेल कौन है? OLX के सीईओ है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको यहां से इस प्रश्न से समझ में आई होंगी, और अगर आई तो चलिएगा बात कर लेते हैं कि अगर आधार पूनावाला की बात करें तो वे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कौन है? सीईओ है। इसके साथ ही वे अभय भुटाड़ा जो है, अभय भुटाड़ा की भी नियुक्ति करी गई है। किस रूप में? प्रबंध निदेशक, यानी कि मैग्मा फिनकॉर्प में 3 नियुक्तियां करी गई। सबसे पहले अध्यक्ष आधार पूनावाला, अगर बात करें एमडी की तो प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? अभय भुटाड़ा, और सीईओ भी बनाए गए हैं कौन? विजय देशवाल, यानी कि जो मैग्मा फिनकॉर्प है इसने अब 3 प्रमुख नियुक्तियां करी है, जो कि इस कंपनी के, इस जो संस्था है इसके सबसे उच्च पदों की 3 नियुक्तियां हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कि मैग्मा फिनकॉर्प क्या है। मैग्मा फिनकॉर्प की स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, और ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है मैग्मा फिनकॉर्प, ठीक है। तो इसके अब एमडी, सीईओ और प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की नियुक्ति करी गई है। उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का अभी हाल ही में लाइसेंस रद्द कर दिया है? देखिएगा अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी बैंक का अगर लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है तो किसे है? केवल आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसी भी बैंक को छूट देनी है या कोई भी कार्य करना है, लाइसेंस रद्द करना है, अनुमति देनी है, किसे अधिकार है? केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बात कर लेते हैं कहां पर कौन सा बैंक रद्द कर दिया गया? शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक रद्द कर दिया गया। इससे पहले भी करोड़ बैंक जो कि महाराष्ट्र में था वो भी उसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, ठीक है। और शिवाजी भोसले सहकारी बैंक कहां पे है? पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में है। और क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये जो बैंक है इसके पास में कोई पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं होने के साथ साथ आगामी समय में भी पूंजी होने की कोई संभावनाएं नहीं है, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब ऐसी एक बात और समझिएगा, अगर इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है तो इसमें जिन्होंने पैसे लगाए थे, उपभोक्ता थे, जो इसके ग्राहक थे, उनको बिल्कुल भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 98% इसके जो उपभोक्ता है, उसके जो ग्राहक है, उन सभी का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। पूरा पैसा जो है वो उनका रिटर्न कर दिया जाएगा। समझ में आ गई ना बात? अब आज का आखिरी प्रश्न आज का क्या है? स्टार गेजिंग एक पुस्तक है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक लिखी गई है रवि शास्त्री के द्वारा। रवि शास्त्री जो है भारत के ऑलराउंडर रह चुके हैं। दूसरी बात के ऑलराउंडर के साथ साथ में वो भारत की टीम जो थी कोच भी रह चुके हैं, उसके पुरुषों की टीम के कोच रह चुके हैं। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे महंगे कोच लगभग 10 करोड़ रुपए उनकी प्रति वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट था। प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए का उनका कॉन्ट्रैक्ट था बीसीसीआई के साथ में, जो कि उनको विश्व का सबसे महंगा कोच बनाता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे। देखिएगा, सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है?
ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी है? ये है सौरव गांगुली की आत्मकथा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ क्यों लिखा गया? क्योंकि सौरव गांगुली ने जब पहला टेस्ट मैच खेला था, जब सौरव गांगुली ने पहला टेस्ट मैच खेला था, तो उस पहले टेस्ट में सौरव गांगुली ने सेंचुरी बनाई थी। समझ में आई बात? बात करते हैं सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माय वे, कपिल देव बाय गॉड्स डिक्री। ये कपिल देव की, सचिन तेंदुलकर की, सौरव गांगुली की आत्मकथा है। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने ऑप्शन से पढ़ी। अब देखिएगा, ये है रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ऑलराउंडर है, कमेंटेटर है और विश्व के सबसे महंगे कोच रह चुके हैं। ये उनकी बात करें, कौन सी पुस्तक है? पहली पुस्तक है, किसके द्वारा प्रकाशित करी जाएगी? तो हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें क्या लिखा है कि 60 असाधारण व्यक्ति, 60 विश्व के 60 असाधारण व्यक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग हैं, उनके बारे में इसमें जानकारियां दी गई है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आज की करंट अफेयर से आपको बताई हैं। अब आज की करंट अफेयर समझ में आई होगी। अगर आई तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब है तो इसको फिर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक हमारी बातें पहुंच सके। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, पीडीएफ के लिए आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए समझ में आई होगी बातें, उम्मीद है आपको। और अगर समझ आई तो आप ऐसे ही साथ बने रहें। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।